नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 26 अप्रैल 2026, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष दशमी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। साल 1975 में आज ही के दिन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। इससे पहले सिक्किम एक अलग किंगडम था, लेकिन बाद में जनमत के बाद यह भारत का हिस्सा बना। आज सिक्किम अपनी खूबसूरती और कल्चर के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ा फैसला सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के अनुसार यह फैसला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 22(4) के तहत लिया गया है और यह 24 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। इसका मतलब है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग ऑपरेशंस जारी नहीं रख पाएगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक का संचालन ऐसे तरीके से हो रहा था जिससे बैंक और उसके डिपॉजिटर्स दोनों के हितों को नुकसान हो सकता था। यानी रेगुलेटरी कंसर्न्स को देखते हुए आरबीआई ने यह सख्त कदम उठाया है। अब यह फैसला फिनटेक और बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा सिग्नल माना जा रहा है कि कॉम्प्लायंस और नियमों का पालन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया की पॉलिसी मेकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है। इसमें इकोनॉमिस्ट अशोक कुमार लाहिरी को नया वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, जो सुमन के बेरी की जगह लेंगे। इसके साथ ही राजीव गौबा, प्रोफेसर केवी राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, डॉक्टर एम श्रीनिवास और प्रोफेसर अभय करंदीकर को फुल टाइम मेंबर बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीति आयोग इंडिया की पॉलिसी मेकिंग में एक महत्वपूर्ण पिलर बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता है और ईज ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। नए वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लाहिरी ने न्यू दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात भी की। पीएम ने भरोसा जताया कि लाहिरी का एक्सपीरियंस इंडिया की रिफॉर्म जर्नी को और मजबूत करेगा और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। यानी यह बदलाव इंडिया की पॉलिसी प्लानिंग और गवर्नेंस को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। भारत सरकार ने सेंसस 2027 को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। यह सेंसस देश का पहला डिजिटल सेंसस होगा और पॉलिसी मेकिंग को और ज़्यादा डाटा ड्रिवेन और प्रिसाइज बनाएगा। भारत सरकार ने इसके लिए 11,700 करोड़ से ज़्यादा का बजट मंजूर किया है। सेंसस 2 फेजेज में होगा। फेज 1 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होगा, जो कि इसी साल अप्रैल से सितंबर तक होगा। फेज 2 में पॉपुलेशन इनुमरेशन होगा, जो कि फरवरी 2027 में होगा। इस फेज में डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल डिटेल्स और कास्ट डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। भारत सरकार ने इसके लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल भी तैयार किया है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। सेंसस की रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 की मिडनाइट तय की गई है, जबकि स्नो बाउंड एरियाज में पहले टाइमलाइन लागू होगी। यानी सेंसस 2027 इंडिया के गवर्नेंस और प्लानिंग सिस्टम को नई दिशा देने वाला साबित होगा। किसानों के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने इस सीजन के लिए गेहूं खरीद एमएसपी पर का लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब नया टारगेट 34.5 मिलियन टन कर दिया गया है, जो पहले 30 मिलियन टन था। यानी करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने बताया कि यह फैसला उन किसानों के समर्थन के लिए है जिनकी फसल अनसीजनल रेंज से प्रभावित हुई है। राज्यवार प्रोक्यूरमेंट टारगेट्स भी बढ़ाए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 10 मिलियन टन, उत्तर प्रदेश में 2.5 मिलियन टन, राजस्थान में 2.35 मिलियन टन, उत्तराखंड में 5,000 टन। साथ ही पंजाब, हरियाणा, एमपी और राजस्थान में क्वालिटी नॉर्म्स भी रिलैक्स किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से खरीद हो सके। भारत सरकार का अनुमान है कि 2026-27 के लिए ओपनिंग स्टॉक करीब 22 मिलियन टन होगा और कुल अवेलेबिलिटी 56.5 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। 2025-26 में प्रोडक्शन करीब 110 से 120 मिलियन टन तक रहने का अनुमान है, क्योंकि बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। यानी भारत सरकार एक तरफ किसानों को राहत दे रही है और दूसरी तरफ फूड सिक्योरिटी को भी मजबूत कर रही है। भारत के रेलवे सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML के तहत आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आदित्य का उद्घाटन किया। मिनिस्टर ने बताया कि पहला प्रोटोटाइप अगले साल तैयार हो जाएगा और प्रोडक्शन 2027 के अंत तक शुरू होगा। ये पहल इंडिया को बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके साथ ही बेंगलुरु मडगांव वंदे भारत ट्रेन जल्द शुरू होगी। बेंगलुरु मुंबई रूट पर वंदे भारत स्लीपर
और सुपरफास्ट ट्रेन भी जल्द शुरू होने वाली है। मिनिस्टर ने बेंगलुरु सुबुर्बन प्रोजेक्ट की भी सराहना की और कहा कि लैंड एक्विजिशन तेजी से आगे बढ़ रही है और प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। यानी इंडियन रेलवेज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई स्पीड कनेक्टिविटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। फाइनेंस सेक्टर को लेकर एक बड़ा संदेश सामने आया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने मुंबई में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 38वें फाउंडेशन डे पर महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने सभी फिनेंशियल रेगुलेटर्स से अपील की कि केवाईसी प्रोसेस को आसान बनाया जाए ताकि आम नागरिकों को हर बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वेरिफिकेशन दोहराना न पड़े। इस दौरान उन्होंने जागरूक इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है निवेशकों को जागरूक बनाना और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाना। फाइनेंस मिनिस्टर ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी चेतावनी दी कि अगर किसी बड़े एक्सचेंज या ब्रोकर पर एक सफल साइबर अटैक हुआ तो इससे नेशनल लेवल पर मार्केट प्रभावित हो सकता है और पब्लिक कॉन्फिडेंस को भारी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने SEBI और सभी रेगुलेटेड एंटिटीज से कहा कि हाई अलर्ट पर रहें और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ाएं। साथ ही रीजनल लैंग्वेजेज में अवेयरनेस फैलाने और फेक कंटेंट को तुरंत हटाने पर भी जोर दिया। यानी भारत सरकार फाइनेंशियल सिस्टम को सेफ, सिंपल और सिक्योर बनाने पर फोकस कर रही है। देश भर में मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने कई राज्यों में हीट वेव और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भा समेत कई इलाकों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में हैवी रेनफॉल की संभावना जताई गई है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में थंडर स्टॉर्म और हेल स्टॉर्म की चेतावनी दी गई है। वहीं बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उड़ीसा में थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग का असर देखने को मिल सकता है। IMD के अनुसार बिहार, गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश और गोवा में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक वार्म नाइट कंडीशंस बनी रहेंगी। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव से लेकर भारी बारिश तक मौसम के कई रूप देखने को मिलेंगे। जयपुर से एक प्रेरणादायक संदेश सामने आया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के 35वें कॉन्वोकेशन सेरेमनी में छात्रों को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को क्रिटिकली सोचना चाहिए, इथिकली एक्ट करना चाहिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाना चाहिए। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि फेलियर से सीखें, रेसिलिएंट बने और अपने वैल्यूज से जुड़े रहें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक्सीलेंस बिना एम्पैथी के अधूरी है और अचीवमेंट बिना ह्यूमिलिटी के पूरी नहीं होती। उन्होंने छात्रों से अपील की कि सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल योगदान दें, डाइवर्सिटी का सम्मान करें और ग्रेटर गुड के लिए काम करें। साथ ही ड्रग्स से दूर रहने और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एजुकेशन का असली उद्देश्य नॉलेज को समाज के हित में इस्तेमाल करना है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने छात्रों से कहा कि जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स बने। देशवासियों के लिए एक बहुत अहम अपडेट है। PM नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश और विदेश के लोगों से संवाद करेंगे। यह इस कार्यक्रम का 133वां एपिसोड होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। साथ ही एयर न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा YouTube पर भी एयर न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और I&B मिनिस्ट्री के चैनल्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी ब्रॉडकास्ट के बाद आकाशवाणी इसे रीजनल लैंग्वेजेज में भी प्रसारित करेगा। यानी देश भर के लोग आसानी से इस कार्यक्रम को किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन और देख सकते हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से डिफेंस सेक्टर की बड़ी खबर सामने आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन समीर भी कमत ने एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म विक्रम VT-21 को फ्लैग ऑफ किया है। यह प्लेटफॉर्म ट्रैक्ड और व्हील्ड दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध है और मॉडर्न वारफेयर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस इंडक्शन के साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को नई जनरेशन के आर्मर्ड व्हीकल्स मिलेंगे, जिससे मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ेगी। यह इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूत करता है और डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया की सेल्फ रिलायंस को आगे बढ़ाता है। यानी DRDO लगातार एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के जरिए इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को और मजबूत कर रहा है।
वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच डिप्लोमेटिक एक्टिविटी तेज होती नजर आ रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां यूएस ईरान टॉक्स को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि यूएस के साथ डायरेक्ट टॉक्स फिलहाल तय नहीं है। पाकिस्तान के जरिए अपना पक्ष वाशिंगटन तक पहुंचाया जाएगा। इसी बीच यूएस की ओर से स्पेशल इन्वॉयस स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि टॉक्स को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस वाशिंगटन से कोऑर्डिनेशन करेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जल्द एक प्रपोजल दे सकता है, लेकिन डील की शर्तें साफ हैं। इनरिच्ड यूरेनियम छोड़ना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल मूवमेंट बहाल करना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक डील नहीं होता यूएस नवल ब्लॉकेड जारी रहेगा। इस दौरान आरागची ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी मुलाकात की, जहां दोनों देशों के ऑफिशियल्स मौजूद रहे, लेकिन बातचीत की डिटेल सामने नहीं आई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 11-12 अप्रैल की पिछली टॉक्स कोई ब्रेक थ्रू नहीं दे पाई थी, और अब सीज फायर को ट्रंप ने इंडिफिनिटली एक्सटेंड कर दिया है, यानी डिप्लोमेसी जारी है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन अभी भी अनसर्टेन और सेंसिटिव बनी हुई है। न्यूयॉर्क से इंडिया की डिप्लोमेसी को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट एना लेना बैरबॉक से मुलाकात की। इस बैठक में ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई, इन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार यह बातचीत इंडिया की ग्लोबल इंगेजमेंट और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, यानी इंडिया इंटरनेशनल मंचों पर अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ बाकू में सिक्योरिटी और एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए। इन एग्रीमेंट्स का मकसद है डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना और एनर्जी सेक्टर में पार्टनरशिप बढ़ाना। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा, जहां वह रशियन अटैक्स से अपने एयर स्पेस को बचाने का अनुभव रखता है। इसी बीच मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पर भी एग्रीमेंट हुआ है और ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन पर चर्चा की गई। एलियेव ने कहा कि दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप के काफी व्यापक अवसर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने रसिया के साथ पीस टॉक्स को फिर से शुरू करने की बात कही। उन्होंने अजरबैजान में यूक्रेन रसिया मीटिंग कराने का प्रस्ताव रखा और कहा कि अगर रसिया तैयार हो तो डिप्लोमेसी आगे बढ़ सकती है। यानी एक तरफ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ पीस टॉक्स की कोशिशें भी जारी हैं। आज सोना और चांदी के दाम में हल्का बदलाव देखने को मिला है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव लगभग 15,404 रुपये प्रति ग्राम है, यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,54,040 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चांदी की बात करते हैं तो आज सिल्वर का रेट लगभग 260 रुपये प्रति ग्राम है, यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,60,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।